गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लाइमेटोलॉजी के 3 टॉपिक्स को हम कवर कर रहे थे और ये आपके टॉपिक्स थे प्रेशर बेल्ट, जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड प्लैनेटरी विंड्स। प्रेशर बेल्ट के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की एंड देन फाइनली हम लोग प्लैनेटरी विंड्स को पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो तीनों टॉपिक्स हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं और प्रेशर बेल्ट्स जो हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की। और फिर इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्लैनेटरी विंड्स का होगा। तो ये तीनों टॉपिक याद रखिएगा, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और जब तीनों को आप समझेंगे तभी आप इस पूरे सिस्टम को समझ पाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के साथ। तो आपका जो जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है इसको हम 3 सेल मॉडल या ट्राइसेलुलर मेरिडोनियल सर्कुलेशन भी कहते हैं। ये जो आपका 3 सेल मॉडल है इसको सबसे पहले पालमैन ने दिया था 1951 में। तो बेसिकली पालमैन ने इस मॉडल को कंपाइल किया था और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हमारा जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो चलता है। हालांकि इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको बहुत पहले ही डिस्कवर किया जा चुका था और उन्होंने इन सारे जो पार्ट्स एंड डिफरेंट सिस्टम जो हैं उनको कंपाइल किया, जो डिफरेंट सेल्स हैं उनको कंपाइल किया और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो अपर एयर में जो मोशन हो रहा है, जो सर्कुलेशन हो रहा है, वो सर्कुलेशन किस तरीके से हो रहा है। अर्थ की अगर आपको अपर एयर सर्कुलेशन को समझना है, जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को समझना है, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि बेसिकली ये 3 वेल डिफाइंड सेल हैं। ये 3 वेल डिफाइंड सेल काम कैसे करती हैं? अगर आपको याद हो तो मैंने प्रेशर बेल्ट में आपको पढ़ाया था कि हमारी 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं। आपकी जो इक्वेटर है वो इक्वेटोरियल आपकी लो प्रेशर बेल्ट है, देन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट दोनों ही गोलार्धों में, और फिर आपकी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर और आपकी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये 7 प्रेशर बेल्ट्स आपकी पाई जाती हैं। जैसा कि आपको पता है कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, देन सब ट्रॉपिकल क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट है, देन सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है और फिर आपका जो पोल है वो क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट है। तो हमारी जो हवाएं हैं वो इक्वेटर से ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के बाद वो सब ट्रॉपिकल इलाके में नीचे गिरती हैं, फिर सब ट्रॉपिक से हवाएं कहाँ जाती हैं, इक्वेटर की तरफ जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, एक पूरा सर्कुलेशन पूरा करती हैं, एक पूरा जो साइक्लिक मोशन है उसे कंप्लीट करती हैं। इसी साइक्लिक मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं साइक्लिक मोशन को हम लोग यहाँ सेल कह रहे हैं। तो हमारी जो अर्थ है उसमें इस तरह की जो साइकिल्स हैं, कितनी साइकिल्स पाई जाती हैं, 3 साइकिल्स हैं, 3 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और फिर 3 सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इस तरीके से आपकी जो 6 एटमॉस्फेरिक सेल्स हैं ये हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें पाया जाता है। तो हेडलेस सेल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी, देन पैरेलल सेल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड पैरेलल सेल सदर्न हेमिस्फीयर, देन पोलर सेल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और पोलर सेल सदर्न हेमिस्फीयर। तो इन 3 सेल्स को अगर आप समझ लेंगे तो आप एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को बहुत बेहतर तरीके समझने लगेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप विजुअलाइज कर पाएंगे कि हमारे अपर एटमॉस्फेयर में जो विंड का जो मोशन है वो किस तरीके से हो रहा है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हेडलेस सेल के साथ। हेडलेस सेल जो आपका है उसे ट्रॉपिकल सेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो हेडलेस सेल में क्या हो रहा है कि हवाएं आपकी जो आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, जैसा कि प्रेशर सिस्टम में आपने पढ़ा था, तो हवाएं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से मैंने क्या बताया था, हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं और फिर ऊपर से ये नीचे की तरफ आती हैं और वापस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में गिरती हैं, देन हवाएं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से वापस इक्वेटर की तरफ आती हैं। तो ये हेडलेस सेल जो है इसका फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ये इसका क्रॉस सेक्शन है और इस क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से 5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर के बीच में। फिर देखिए आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 टू 35 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये 30 टू 35 सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। देन आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट सदर्न हेमिस्फीयर, फाइनली आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट साउथ हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से हमने इसे अर्थ को डिवाइड किया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। सबसे पहले जैसे आपको पता है कि जो आपकी जो आपका इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट है वो कैसी है, लो प्रेशर बेल्ट सिस्टम है। तो यहाँ पे प्रेशर बेल्ट कैसा है, आपका प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर है, और आपकी सब ट्रॉपिक्स कैसे प्रेशर है, हाई प्रेशर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो जो हमारा इक्वेटर है उस पर सन सीधे चमकता है। सन के सीधे चमकने की वजह से जो इक्वेटर है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और इक्वेटर से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो हवाएं इक्वेटर से ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। और जैसा कि आपको पता होगा जब हवाएं गर्म हो जाती हैं तो एक्सपैंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और जब हवाएं फैलती हैं तो ऊपर की तरफ उठती हैं। तो हवाएं इक्वेटर से गर्मी की वजह से ऊपर की तरफ उठती हैं और ये उठते हुए कहाँ तक पहुंचती हैं, आपका जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी अपर लिमिट तक, ठीक है। और ट्रोपोस्फेयर की बात आपका क्या है, ट्रोपोपॉज है, यानी ट्रोपोपॉज की
लोअर बाउंड्री तक ये हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हवाएं ये नीचे से ऊपर की तरफ उठती हैं, क्योंकि इक्वेटर में बहुत ज्यादा समुद्र जो है वो बहुत ज्यादा है, तो होता क्या है कि बहुत सारी नमी होती है इन उठती हुई हवाओं में। और फिर अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से बारिश होती है सैचुरेशन के बाद। तो ये जो उठती हुई हवाएं हैं, ये नमी को लेके ऊपर उठती हैं, फिर यहाँ बारिश होती है। और जब बारिश होती है तो देखिए होता क्या है कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन को अगर आप समझें, तो इवेपोरेशन क्या है कि जब पानी जलवाष्प में बदल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। और जब जलवाष्प वापस पानी में कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, तो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन क्या है, एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस है। अब जब इवेपोरेशन होता है तो होता क्या है कि सन की जो गर्मी होती है, सन की जो एनर्जी होती है, उस ऊर्जा के कारण पानी किसमें बदलता है, पानी भाप में बदलता है, वाटर वेपर में बदलता है। तो वो जो एनर्जी है वो उसी भाप में सेव हो जाती है, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये जो आपकी नमी है या जो आपके भाप के कण है, वाटर वेपर है, इसमें क्या होता है, लेटेंट हीट होता है। जब वाटर वेपर वापस वाटर में कन्वर्ट होता है तो जो एनर्जी सेव हुई थी वाटर से वाटर वेपर बनते टाइम, वो एनर्जी रिलीज हो जाती है जब वाटर वेपर वापस कन्वर्ट होता है वाटर में। तो जब वो एनर्जी रिलीज होती है तो बहुत बड़ी मात्रा में लेटेंट हीट यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है, गुप्त ऊष्मा रिलीज होती है। और ये गुप्त ऊष्मा हवाओं को और ऊर्जा देती है और हल्का बनाती है ताकि हवाएं और ऊपर उठ पाए। ये हवाएं उठते हुए कहां तक पहुंचती हैं, ट्रोपोपॉज की निचली सीमा यानी आपकी जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी ऊपरी सीमा तक पहुंचती हैं। और उसके बाद अर्थ का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको वापस खींचता है, और हवाएं इस तरीके से दोनों ही डायरेक्शन में क्या हो जाती है, मुड़ जाती हैं। साथ में जो नीचे से हवाएं आ रही हैं ऊपर की तरफ, वो उनको पुश करती हैं, धक्का देती हैं। तो क्योंकि वो और ऊपर नहीं जा सकती तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और वो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मुड़ जाती है। अब ये हवाएं ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपोपॉज की अपर लिमिट यानी ट्रोपोपॉज की लोअर लिमिट के साथ ये हवाएं क्या कर रही हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आगे की तरफ बढ़ती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ती हैं। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर बताए थे, पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रोपोस्फेयर होता है वो इक्वेटर पे 16 किलोमीटर होता है, और उसकी ऊंचाई इक्वेटर पे कितनी है, 16 किलोमीटर है। लेकिन जैसे जैसे आप पोल की तरफ आते हैं ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई कम होती जाती है, और ध्रुवों पे जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, लगभग आपकी 6 से 8 किलोमीटर के आसपास होती है। यानी आप इक्वेटर में जो ट्रोपोस्फेयर है वो काफी ऊपर है। और ऐसा ऊपर क्यों है कि ये जो कन्वेक्शन करंट, संवहनीय धाराएं जो ऊपर की तरफ उठ रही हैं, वो इक्वेटर में ट्रोपोजोस्फेयर है उसे काफी ऊपर तक लेके चली जाती हैं। फिर ये हवाएं दोनों ही डायरेक्शन में मुड़ती हैं, और दोनों डायरेक्शन में मुड़ने के बाद ये हवाएं लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये हवाएं नीचे उतरती हैं। ये हवाएं नीचे क्यों उतरती हैं, जैसे जैसे ये ट्रोपोपॉज के ऊपर जाती हैं इस जगह पे हवाएं क्या होने लगती हैं, ठंडी होने लगती हैं। क्योंकि आपको याद होगा हम जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है, और नॉर्मल लैप्स के रेट कितना होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर उठने पे हवाएं 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। अब जब ये हवाएं जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में आगे बढ़ती हैं, क्योंकि हवाएं बहुत ठंडी हो गई हैं, तो ये हवाएं ऊपर जब ठंडी होती हैं तो ये हवाएं डिसेंड करने लगती हैं, नीचे की तरफ गिरने लगती हैं। और फाइनली 30 और 35 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 30 और 35 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर के आसपास ये हवाएं नीचे की तरफ उतरती हैं। तो जैसे ही ये हवाएं नीचे की तरफ उतरती हैं, अब होता क्या है कि ये ऊपर से हवाएं नीचे की तरफ आती हैं, और जब ये 30 से 35 डिग्री के आसपास नीचे गिरती हैं तो वहां पे किसका निर्माण करती हैं, उच्च वायु दाब का निर्माण करती हैं, हाई प्रेशर का क्या करती है, निर्माण करती हैं। क्योंकि हवाएं कहाँ से आ रही हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। अब यहाँ पे ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि जब हवाएं हमारी इस जगह से यानी इक्वेटर के ऊपर से हमारी जब सब ट्रॉपिकल्स की तरफ मुड़ती हैं तो हवाएं लगातार नीचे की तरफ जाती हैं। साथ ही में जो कोरियालिस फोर्स है वो भी क्या करता है, काम करता है। तो जब कोरियालिस फोर्स काम करता है तो आपको पता होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं किस डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं, अपने चलने वाली डायरेक्शन के राइट हैंड साइड, और सदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं अपने चलने वाली डायरेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, मुड़ जाती हैं। तो ये हवाएं जब आपकी इक्वेटर से सब ट्रॉपिकल्स की तरफ जा रही होंगी तो हवाएं क्या करती है, तेजी से लेफ्ट साइड की तरफ क्या होने लगती है, मुड़ने लगती हैं। और ये हवाएं साथ ही में ये हवाएं नीचे की तरफ भी आ रही हैं। तो आपको पता होगा जब हम एक्सिस से करीब आते हैं तो हमारी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसको हम फिर से डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कोरियालिस फोर्स के बारे में, जब हम प्लैनेटरी विंड्स पढ़ेंगे, या एक अलग जो टॉपिक है उसमें हम कोरियालिस फोर्स को डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो डिफ्लेक्शन है विंड का, ये डिफ्लेक्शन क्यों होता है।
तो इस तरीके से ये हवाएं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के आसपास पहुंचती हैं और फिर नीचे की तरफ उतरती हैं और क्या बनाती हैं, हाई प्रेशर बेल्ट सिस्टम को बनाती हैं। अब ये जो उतरती हुई हवाएं हैं इनमें नमी नहीं है, क्योंकि सारी नमी कहाँ खो चुकी हैं, वो इक्वेटर में खो चुकी हैं। और साथ ही में जब ये हवाएं नीचे की तरफ आती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब हवाएं नीचे की तरफ आती हैं तो वो क्या होती हैं, वो गर्म होती हैं। और वो किस रेट से गर्म होती हैं, वो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से क्या होती हैं, गर्म होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। तो हमारी हवाएं, उतरती हुई हवाएं जो ड्राई एडियाबैटिक रेट है, जो कि लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, उस रेट से क्या होती है, गर्म होती है। तो ये उतरती हुई हवाओं में ना तो नमी होती है और साथ ही में ये जो हवाएं हैं वो गर्म होती हैं, जिसकी वजह से ये इलाके जो हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वाले, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये रेगिस्तान में बदल जाते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती है और जो पानी अब यहाँ मौजूद भी है वो उतरती हुई गर्म हवाओं की वजह से वो पानी क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो समय के साथ ये जो पूरा इलाका है ये किस में बदल जाता है, ये पूरा इलाका रेगिस्तान जो है उसमें बदल जाता है। फिर ये जो हवाएं हैं, ये अब अगर आप ध्यान दें तो अब क्या हो रहा है कि इक्वेटर से जब हवाएं चली थी तो यहाँ लो प्रेशर सिस्टम बना था, और जब ये हवाएं ऊपर यहाँ सब ट्रॉपिक्स में गिरी तो यहाँ क्या बना, हाई प्रेशर सिस्टम बना। और हवा का नियम क्या है, विंड मोशन का नियम ये है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। तो जमीन में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से हवाएं चलती हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। तो वो हवाएं जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं, इन हवाओं को हम क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं। तो आपकी हेडली सेल का जो सबसे लोअर पार्ट हुआ, जो सरफेस का पार्ट हो गया, जहां पे हवाएं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं, इन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। और ये नदर्न हेमिस्फीयर में भी चलती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में, दोनों ही गोलार्धों में पाई जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सिस्टम है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था जॉर्ज हेडले ने। जॉर्ज हेडली जो थे ये बेसिकली एक इंग्लिश लॉयर थे, वकील थे पेशे से, और साथ में एमेच्योर मेट्रोलॉजिस्ट थे। एमेच्योर मेट्रोलॉजिस्ट मतलब उनको मेट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बहुत है लेकिन डिग्री नहीं है। तो अगर किसी के पास डिग्री नहीं होती है लेकिन वो उस सब्जेक्ट को फिर भी वो पढ़ता है तो दैट इज कॉल्ड एमेच्योर मेट्रोलॉजिस्ट। तो अगर आपके पास ज्योग्राफी की डिग्री नहीं है लेकिन फिर भी आप बाय इंटरेस्ट ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप क्या हो गए, एमेच्योर ज्योग्राफर्स हो गए। ठीक है, तो जॉर्ज हेडले साहब जो कि एक एमेच्योर मेट्रोलॉजिस्ट थे, और बेसिकली उनका जो काम क्या था, वो बेसिकली एक लॉयर थे। उन्होंने बहुत पहले 1685 से 1768 के बीच में जॉर्ज हेडले साहब जो थे वो थे। तो इस समय उन्होंने, यानी काफी पुराने समय उन्होंने इस सिस्टम को दिया था। और इस सिस्टम को देने के पीछे जो उनका ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव क्या था, वो ये बताना चाहते थे कि ट्रेड विंड्स लगातार क्यों चलती हैं। क्योंकि उस समय आपको पता होगा, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमारी जो व्यापारिक पवनें हैं ये साल भर चलती हैं। तो व्यापारिक पवनें साल भर चलती हैं, जिसका सहारा लेके जो पुराने समय में जो नाविक थे वो अपनी नौकाएं चलाते थे और अपना ट्रेड करते थे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये साल भर क्यों चलती हैं। तो जॉर्ज हेडले साहब ने उस समय में, यानी करीब आपकी 17वीं शताब्दी में उनके आसपास, उन्होंने ये दुनिया को समझाने की कोशिश की कि जो आपकी ट्रेड विंड्स हैं ये परमानेंटली क्यों चलती रहती हैं। और इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया कि किस तरीके से हवाएं इक्वेटर से ऊपर उठती हैं और उठने के बाद वो हवाएं सब ट्रॉपिक्स में नीचे की तरफ गिरती हैं, जिसकी वजह से इक्वेटर में लो प्रेशर और सब ट्रॉपिक्स में हाई प्रेशर का निर्माण होता है। और फिर हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, जो कि आपके क्या है, ट्रेड विंड्स हैं। क्योंकि ये जो प्रेशर सिस्टम है ये साल भर बना रहता है, इसीलिए साल भर इक्वेटोरियल लो प्रेशर रहता है और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रहता है। और इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं साल भर चलती रहती हैं, और इसीलिए ये हवाएं क्या करती हैं, रेगुलर हैं और सस्टेन्ड हैं। इस तरीके से हेडली साहब ने सबसे पहले ये जो सिस्टम है पूरा, ये जो सेल है जिसे हमने बाद में हेडली सेल का नाम दिया, इसकी उन्होंने नींव रखी। बाद में बहुत बार इनको पढ़ा गया और बहुत आगे चल के बाद, यानी बहुत लंबे समय बाद इनको एक्नॉलेज किया गया इनके वर्क के लिए। अब ये हमारी पहली सेल थी कौन सी, हेडले सेल। अब जैसा कि हेडले सेल मैंने आपको बताया, हेडले सेल क्या है, थर्मली इंड्यूस्ड है। कैसे इंड्यूस्ड है, थर्मल इंड्यूस्ड है। यानी यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है इस सेल में वो किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से होता है। तो हेडले सेल क्या है, थर्मल सेल है एक तरीके से, और थर्मली इंड्यूस्ड है। और सन की जो ऊर्जा है वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है हेडले सेल के फॉर्मेशन के। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेल की, और जो आपकी नेक्स्ट सेल है उसे हम क्या कहते हैं, फेरल सेल कहते हैं। एक विलियम फेरल हुए जो अमेरिका के मेट्रोलॉजिस्ट थे, और
इन्होंने सबसे पहले ये जो फेडरल सिस्टम है, यानी जो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की उन्होंने नींव रखी थी, उसके बारे में बताया था किस तरीके से मोशन हो रहा है। जाहिर सी बात है ये हेडलेस से काफी सिमिलर सिस्टम था, लेकिन हेडलेस क्या था, डिफरेंट सिस्टम था ये। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपकी जो हवाएं हैं वो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में ऊपर की तरफ उठती हैं। अब अगर आप देखें तो ये देखिए, ये आपकी फेरल सेल है नदर्न हेमिस्फीयर में, और ये आपकी फेरल सेल है सदर्न हेमिस्फीयर में। फेरल सेल में हो क्या रहा है कि आपके 60 से 65 डिग्री जो नदर्न हेमिस्फीयर है और 60 से 65 डिग्री क्या सदर्न हेमिस्फीयर। तो 60 से 65 डिग्री जो आपका नदर्न हेमिस्फीयर वाला हिस्सा है, वहां पे प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर सिस्टम है यहाँ पे। और जैसा कि हम प्रेशर बेल्ट्स की जब हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इसलिए है क्योंकि अर्थ का जो रोटेशनल फोर्स है, जो अर्थ का घूर्णन है, उसके कारण चीजें क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ धक्का देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो अर्थ के रोटेशन के कारण 60 से 65 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर के आसपास यहाँ पे जो हवाएं हैं ये ऊपर की तरफ उठती हैं। और जब हवाएं यहाँ ऊपर की तरफ उठती हैं तो यहाँ पे नीचे कैसा सिस्टम बनता है, लो प्रेशर सिस्टम बनता है नदर्न हेमिस्फीयर में, और आपका लो प्रेशर सिस्टम बनता है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यानी अर्थ के रोटेशन के कारण आपका 60 से 65 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं। आपको ये भी याद रहे कि जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इक्वेटर में भी काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन इक्वेटर में जो सन का थर्मल फैक्टर है, यानी सन की जो ऊर्जा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है, ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो जो हवाएं उठ रही हैं उसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबल आपका सन की ऊर्जा है। लेकिन सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में आप जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे केवल अर्थ की जो रोटेशन है वही काम कर रही है, आपकी जो थर्मल फैक्टर है वो काम नहीं कर रहा है। ये इलाके बेसिकली काफी क्या है, ठंडे इलाके हैं। तो हवाएं क्या करती हैं, नीचे से ऊपर की तरफ उठती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम बनता है। ये हवाएं जब नीचे से ऊपर की तरफ उठती हैं तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये ठंडे इलाके हैं और ठंडे इलाकों में नमी कम पाई जाती है, तो उसकी वजह से ये उठती हुई हवाएं बहुत बड़ी मात्रा में, इनमें क्या होती है, नमी नहीं होती है। लेकिन जो थोड़ी बहुत नमी होती है उसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है। ये बारिश बहुत प्रोनाउंस नहीं होती है, लेकिन कुछ मात्रा में बारिश उठती हुई हवाओं की वजह से यहाँ पे होती है। फिर ये हवाएं उठते हुए कहाँ पहुंचती हैं, ये ट्रोपोपॉज की सीमा तक पहुंचती हैं। तब तक ये हवाएं बहुत ठंडी हो चुकी होती हैं, और ये उठती हुई हवाएं दो डायरेक्शन में जाती हैं। एक आपकी जाती है साउथ की तरफ, और दूसरी आपकी नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ मुड़ जाती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे ये उठती हुई हवाओं की उन डायरेक्शंस की, यानी उस पार्ट की जो किस तरफ मुड़ जा रहा है, जो साउथ की तरफ मुड़ जा रहा है। तो ये उठती हुई हवाओं के साथ ये ट्रोपोपॉज हैं, इनकी अपर लिमिट तक पहुंचते हैं, फिर ये राइट हैंड में मुड़ जाएगा और कहाँ पहुंचता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में पहुंचती है। फिर वहां पहुंच के ये हवाएं क्या होती हैं, ये काफी ठंडी हो चुकी हैं और ये हवाएं नीचे उतरने लगती हैं। तो इनका कुछ पार्ट उतरते हुए हवाएं जो हैं, ये उतरती हुई हवाएं कहाँ तक पहुंचती हैं, 30 से 35 डिग्री जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 30 से 35 डिग्री जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, वहां तक ये हवाएं पहुंचती हैं। और ये उतरती हुई हवाएं जो हैं, वो जो है हेडलेस सेल की जो उतरती हुई हवाएं दोनों के साथ मिल जाती हैं, और ये दोनों उतरती हुई हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण करती है। इसमें भी जो नमी थी थोड़ी बहुत, वो क्योंकि वो यहीं पे खत्म हो चुकी है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के आसपास ही, तो ये फेरल सेल में भी जो उतरती हुई हवाएं हैं, इनमें नमी नहीं होती। ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये उतरती हुई हवाएं हाई प्रेशर सिस्टम का निर्माण करती है, सारे साथ में बारिश नहीं करती है। अब अगर आप देखें तो अब सरफेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर बेल्ट है, और ये कौन सा है, लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, और जो सब पोलर है वो क्या है, लो प्रेशर बेल्ट है। तो अब जमीन में क्या होगा, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगे। तो ये हवाएं जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, वेस्टर्लीज के नाम से जानते हैं, पछुआ पवनों के नाम से जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध में भी, और यही यहाँ पे भी होता है, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वेस्टर्लीज कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो हेडलेस सेल है वो क्या है, थर्मल सेल है, यानी सन की जो गर्मी है उसकी वजह से ये सेल क्या होती है, इंड्यूस्ड होती है। लेकिन वही फेरल सेल जो आपकी है वो कैसी है, वो डायनेमिक सेल है, यानी जो आपका जो अर्थ का रोटेशन है उसकी वजह से यहाँ पे जो हवाएं हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है। तो याद रखिएगा, हेडलेस सेल क्या है, आपकी थर्मल सेल है, जबकि आपकी जो फेरल सेल है वो क्या है, डायनेमिक इन नेचर। इस तरीके से आपकी जो फेरल सेल है ये क्या होती है, ये पूरी जो फेरल सेल है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो पहली आपकी हेडलेस सेल, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और दूसरी सेल जो है आपकी है वो कौन सी है, आपकी फेरल सेल। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी सेल की, जिसे हम क्या कहते हैं, पोलर सेल कहते हैं।
तो आपकी जो आखिरी सेल है वो क्या है, आपकी पोलर सेल है। तो जो आपकी जो पोलर सेल है, देखिए वो कैसे काम कर रही है। पोलर सेल के बारे में पालमैन ने अपनी जब सर्कुलेशन की उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने पोलर सेल को डिस्कस किया। और पोलर सेल भी जो सिमिलर है पैरेलल सेल के उसी तरीके से है, बस हो क्या रहा है कि अर्थ के रोटेशन के कारण हवाएं जब ऊपर उठ रही थी, तो एक हवाएं जो ब्रांच थी वो तो आपकी सदर्न चली गई, एक हवा का ब्रांच किस तरफ गया, आपका पोल्स की तरफ गया, ठीक है। तो ये ब्रांच जो आपका पोल्स की तरफ जाता है, ये ध्रुवों की तरफ आगे बढ़ता रहता है। फाइनली उत्तरी ध्रुव जो है, नॉर्थ पोल है, वहां के आसपास पहुंच के ये हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ उतरती हैं। तो जब ये हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ उतरती हैं, तो यहाँ पे पोलर क्षेत्र जो है, ध्रुवीय क्षेत्र आपका 85 टू 90 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 85 टू 90 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे ये उतरती हैं हवाएं। और हवाएं उतर के किसको बनाती हैं, हाई प्रेशर सिस्टम को बनाती हैं, क्योंकि हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ उतर रही हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ऊपर से नीचे की तरफ उतर रही हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स का निर्माण करती हैं। जाहिर सी बात है, इनमें नमी की मात्रा नहीं है, और साथ में ये जो हवाएं हैं, ये ध्रुवों तक पहुंचते पहुंचते इनका टेम्परेचर इतना ज्यादा कम हो जाता है कि ये एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स होती हैं। तो ये हवाएं जो हैं, ये एक तो ऊपर से नीचे की तरफ उतर रही हैं, और साथ में ये बहुत ठंडी हवाएं हैं, जिसकी वजह से आपके जो पोलर एरिया हैं वो क्या होते हैं, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर सिस्टम जो है वो वहां पे पाया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो हाई प्रेशर सिस्टम है वो आपका हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पाया जाता है। अब क्योंकि आपके नॉर्थ पोल में क्या बन गया, हाई प्रेशर सिस्टम बन गया, तो हवाएं हमेशा कहां से चलेंगी, हाई से लो की तरफ। तो हवाएं आपके जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां से बढ़ती हैं सब पोलर की तरफ, आगे की तरफ बढ़ती हैं। इन हवाओं को हम क्या कहते हैं, पोलर विंड्स कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको, पोलर विंड्स कहा जाता है। तो पोलर विंड्स आपकी सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में भी हमारी जो बेल्ट है, ये हवाएं हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आगे बढ़ती है जमीन में। इन हवाओं को हम पोलर विंड्स कहते हैं। और जैसे ही ये सब पोलर के आसपास आती हैं, फिर से ये हवाएं अर्थ के जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके कारण ऊपर उड़ जाती हैं। देन अगेन ये हवाएं दोनों तरफ रिफ्लेक्ट करती हैं, और इनकी एक ब्रांच जमीन में नीचे की तरफ उतरती है, और फिर ध्रुवीय क्षेत्रों में आती है, और इस तरीके से ये फिर पोलर विंड्स में बदलती है। और ये जो हवा का सर्कुलेशन है वो लगातार क्या होता है, मेंटेन रहता है। इस तरीके से हवा जो है, वो जो आपकी जो विंड्स हैं वो एक्ट करती हैं। और ये जो इनका एक्शन है, उनको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इन एक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका हेडलेस सेल हो गया, दूसरा आपका पैरेलल सेल, और तीसरा आपका जो पोलर सेल है, दोनों ही हेमिस्फीयर में वो, ठीक है। इन्हीं 3 सेल्स जो है, इन्हीं को हम ट्राई सेलुलर मॉडल जो है वो कहा जाता है, 3 सेल मॉडल कहा जाता है। ये जो हवा का जो सिस्टम है, ये साल भर काम करता है, और आपका जो ओवरहेड सन है उस पर ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। जैसे जैसे ओवरहेड सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और फिर वापस जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। तो जैसे जैसे आपका जो सन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ मूव करता है, वैसे वैसे ही जो पूरे विंड के सिस्टम है वो ओवरहेड सन के साथ ही क्या करती है, मूव करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और मूव करती है सदर्न हेमिस्फीयर। यानी जो आपका सिस्टम है ये लार्जली किस पे डिपेंड है, ओवरहेड सन जो है उस पे ये डिपेंड करता है। इक्वेटर में ये शिफ्टिंग क्या होती है, प्रोनाउंस होती है, लेकिन जैसे जैसे आप सब पोलर और पोलर की तरफ जाते हैं, ये जो शिफ्टिंग है वो क्या होती है, वीक हो जाती है। यानी ये जो ओवरहेड सन है, ये ज्यादा इम्पैक्ट जो आपके ट्रॉपिकल इलाके हैं, उन ट्रॉपिकल इलाकों पे जो इसका इम्पैक्ट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट 3 सेल मॉडल। और फिर आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम प्लैनेटरी विंड्स की बात करेंगे। अब तक हमने बात किया कि ये जो प्रेशर सिस्टम है ये कैसे बनते हैं, उसके बाद हमने ये बात किया कि ये जो प्रेशर सिस्टम बनने के बाद जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, और फाइनली हम लोग बात करेंगे ये जो विंड्स चल रही हैं जिन्हें हम प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं, जो प्रेशर सिस्टम के बीच में पाई जाती हैं, जो कि आपकी ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लीज हैं और पोलर विंड्स हैं। इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।